गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल पढ़ रहे थे। उसमें जहाँ तक पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग वायुमंडल तक आ गए थे, तो शुरू करते हैं कि आज वायुमंडल तक का रिवीजन कर लेते हैं एक वीडियो में, ताकि याद रहे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का परिचय देखे थे, वो तो हर कोई जानता है और ये कोई पूछता भी नहीं कि ज्योग्राफी बना कैसे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है जो याद कर लेना चाहिए कि इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व ही इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ज्योग्राफी का पिता कौन हो गया? तो इरेटोस्थनीज। मार्टिन बायहम, यह विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व मानचित्र का निर्माता अनेकजी मेंडर, और स्ट्रैबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की थी। और आधुनिक भूगोल का पिता, तो इनको अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। ब्रह्मांड यानी जो कुछ भी हम आँख से देखते हैं, जहाँ तक देख सकते हैं, वो सब क्या है? तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड ब्रह्मा है, ब्रह्मांड जो मन में आई वो हम मान सकते हैं कि वह ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और एक गॉड पार्टिकल, जो बार बार पेपर में सुनते थे कि गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है, वो कहाँ है? तो सर्न फ्रांस में एक प्रयोगशाला है। क्योंकि कहा जाता है कि आज से लगभग 13 बिलियन वर्ष पहले यह अनुमान है कि पृथ्वी या पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ऐसा कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेड शिफ्ट या जो डॉपलर प्रभाव है, उसके द्वारा पता चल जाता है कि कोई पदार्थ एक दूसरे से दूर जा रहा है और एक दूसरे से पास आ रही है, तो उसका कलर चेंज होते चला जाता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर यह पता है, लग चुका है यहाँ के वैज्ञानिकों को, कि सारे तत्व, सारे एलिमेंट, गैस, सारे ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी को रिवर्स में अगर कैलकुलेट कर दिया जाता है तो लगभग 13 बिलियन वर्ष पहले ये घटना होती है कि कुछ नहीं था उस समय तक। यानी सारे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, सारे जो नक्षत्र हैं, आकाशगंगाएं हैं, सब एक पॉइंट पर आकर लास्ट हो जाएंगे। इसके बाद विज्ञान के पास इसकी बात की कोई जानकारी नहीं है कि उससे पहले क्या था। कहते हैं कि वह एक सिंगुलरिटी था, एक पॉइंट था जहाँ पर अत्यंत ही दाब था, अत्यंत ताप था, लेकिन उसका जो आकार था वो देखने में कुछ नहीं था, एक पॉइंट जिससे था। इसी को कहा गया गॉड पार्टिकल, यानी इसको भगवान बना दिए थे। यहाँ पर विज्ञान भी आकर हथियार डाल दिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इसी तरह ये जो हम लोग व्हील चेयर पर देखते थे, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक बोलते नहीं थे, लेकिन लोग उनका भाषण सुनने जाते थे, जिन्होंने टाइम मशीन और बहुत तरह की रचना की थी, जिनकी हाल ही में कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई है। अब बताइए कि वो कौन था, उसका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, यह दुनिया बार बार उसका निर्माण होता है फिर ख़त्म हो जाता है, यह चक्र है, साइकिल है, यह चलते रहता है। तो यही हुआ कि आज से 13.5 अरब साल पहले की बात है कि कुछ नहीं था, न दिन था, न रात थी, न प्रकाश, न अंधकार, कुछ नहीं, यह शून्य था। तो उसी समय एक विशाल धमाका, कहा जाता है कि जो एक पॉइंट था वहीं पर एक विशाल धमाका हुआ और 1 सेकेंड में ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। और रचना, वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि रचना ताप दाब के कारण हुआ, और पंडित जी लोग कहेंगे कि भगवान बना दिए। अब ये समझने वाली बात है कि इसमें किसी को हम लोग न तो गलत कह सकते हैं, न सही कह सकते हैं, कि कोई न देखा न कोई जाना। या इसी तरह इस्लाम वाले कहेंगे कि पैगम्बर साहब बना दिए, क्रिश्चियन वाले कहेंगे कि ईसा मसीह बना दिए, और हिंदू वाले कहेंगे कि शिव भगवान बना दिए। चलो, बना दिए, उसमें हमको नहीं जाना है। आगे देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, यह आधुनिक थ्योरी है जो 1960 से 70 के दशक में अस्तित्व में आया था, यानी कि यह बहुत ही नया है। और इसके प्रतिपादक, इनका नाम था, पादरी थे अभी, जॉर्ज लेमेंतियर। कहाँ के थे? तो बेल्जियम के। इन्होंने ही माना कि महाविस्फोट सिद्धांत से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यानी कि गॉड पार्टिकल से पहले कोई नहीं जाता है। सब लोग उसके बाद ही व्याख्या देते हैं कि वहाँ पर एक पॉइंट था जहाँ पर दाब और ताप के कारण इतना अधिक प्रेशर उत्पन्न हो गया कि जो है कि विस्फोट कर गया, और 1 से 1.5 सेकेंड में पूरी दुनिया की रचना हो गई। साम्यावस्था सिद्धांत, यानी इसका प्रतिपादन गोल्ड
हॉर्मन बोंडी एवं सर फ्रेड होल ने किया था। दोलन सिद्धांत, यह ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन यानी इस तरह से यह चक्र चलते रहता है। यानी एक बार क्लाइमेक्स पर जाएगा, फिर इसका पतन हो जाएगा, फिर टॉप पर, फिर पतन। और इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक सर एलन सैंडविच हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषता होती है, इसको जानते हैं, इसको खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम तो आधुनिक मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी यानी 1500 से लेकर 1599 के बीच का समय होगा में प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी परिक्रमा करती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने तो यह गुप्त काल के समय में ही बता दिया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। खगोल शास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। यहाँ देखिए, कोपरनिकस से क्या बताएं, यह बताएं कि सूर्य केंद्र में है, और केपलर क्या बताएंगे कि ग्रहों के गति के नियम, यानी कि जब ग्रह अपने तारे के पास होंगे तो तेज दौड़ेंगे और दूर चले जाएंगे तो धीरे धीरे दौड़ेंगे वाली बात है। खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया कि आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कोई आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। अब आकाशगंगा तो सिंपल याद कीजिए, यहाँ पर देखिए, यह पृथ्वी है, पृथ्वी यानी यह प्लैनेट है। पृथ्वी का परिक्रमा चांद करता है तो वह उपग्रह, यानी सबसे छोटा इसे मान लेते हैं उपग्रह। उपग्रह का परिक्रमा, उपग्रह किसका पेरेंट है, चाइल्ड है, तो पृथ्वी का, यानी मान लें तो यह पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं सूर्य का परिक्रमा करेंगे तो 8, तो इसका फादर कौन हो गया, सूर्य। फिर सूर्य क्या है, तो यह भी जो एक आकाशगंगा है, हम लोग का आकाशगंगा क्या नाम है इसका, मिल्की वेव, इसका परिक्रमा करता है तो सूर्य से बड़ा मिल्की वेव। इसी तरह से हजारों लाखों अरबों कितना किसी को कुछ पता ना है, उतने सारे मिल्की वेव है, उससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और तो एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव पुंज को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा था, और आकाशगंगा की दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल, सर्पिल एवं तथा अव्यवस्थित प्रकार की आकृतियाँ पहचानी जा सकती है। यानी आकाशगंगा को जरूरी ना है कि एक तरफ से यह कितने तरह का होता है। हमारी आकाशगंगा दूध मेखला यानी मंदाकिनी सर्पिल आकृति के है, यानी कि इसका केंद्र हो गया, इसमें ब्लैक होल होगा और इस तरह से इसका आर्म निकल रहा है और यह चक्कर काट रहा है। तारा यानी सूर्य की बात है, तो यह ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड है, ये तो जानते ही हम लोग। इसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, इसमें हाइड्रोजन 17% और शेष हीलियम होगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक है और जो रंग है वह हीट का भी सूचक है। पृथ्वी के ध्रुव पर, यानी यह पृथ्वी है और इसके उत्तरी ध्रुव के 90 डिग्री ऊपर ध्रुव तारा चमकता है। अतः क्वेश्चन आता है कि ध्रुव तारा को कौन नहीं देखेगा, तो साउथ पोल वाले उसको न देखेंगे। जब चंद्रमा, यहाँ देखिए चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक ही स्थिति में आ जाएंगे तब क्या होगा, उसको कहेंगे सूर्य ग्रहण। मतलब कैसे होगा, यह सन है, यह पृथ्वी है, इसके बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ गया। अब क्या होगा, यह पृथ्वी का यह क्षेत्र छाया में चला आएगा क्योंकि सूर्य की किरणें न आ पाएंगी, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहेंगे। इसी तरह चंद्र ग्रहण में यह सूर्य है, यह चंद्रमा है, इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर चांद पर अंधियारा है, यानी वह चंद्र ग्रहण है। खगोलीय दूरियों जैसे तारों व नक्षत्रों के मध्य व अन्य लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो वह है कि दूरी का पैमाना है। और हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल है। आगे देखिए, तारों का जीवन चक्र। तो तारों का जन्म कैसे होगा, तो नेबुला से जन्म होता है। नेबुला क्या होगा, जो गैस एवं धूल कणों के विशाल बादल होते हैं। नेबुला में उपस्थित गैस एवं धूल कण परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण संकेंद्रित होकर तीव्र गति से केंद्र के परिधि में घूमने लगते हैं, और घूमने से गति से क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान से तो जानते हैं अंततः क्या होगा, ताप दाब की अभिक्रिया के कारण वहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया आरंभ हो जाएगी और तारों का जन्म हो जाएगा। जब तारे केंद्र में हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, उसका बाहर में हाइड्रोजन खत्म है लेकिन कोर में बचा हुआ है, तो कोर में मौजूद पदार्थ संकुचित होगा, जिससे तापमान एवं दाब में अत्यधिक वृद्धि होगी
और यह दबाव तारे के बाह्य आवरण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम कर देगा। परिणाम स्वरूप तारा अब फूल जाएगा। जिस तरह शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर फूलने लगता है, वैसी हाल अब तारे में जब उसको हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वह फूलने लगेगा। जैसे आज सूरज यहाँ है, इसकी बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है। जिस दिन सूरज इसी स्थिति में आएगा उस दिन सूरज यहाँ तक फूल जाएगा और पृथ्वी क्या जो तमाम 8 ग्रह हैं इन सब को सूरज अपने आगोश में ले लेगा और उस दिन सूरज आज का जो सूरज है इससे भी भयानक विशाल लाल दानों की तरह देखने में लगेगा और संपूर्ण ग्रहों को वह जलाकर अपने आवेश में ले लेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? तारे का बाह्य आवरण फैल जाएगा तथा संपूर्ण तारा अत्यधिक विशाल तथा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे लाल दानव या रेड तथा रेड जाइंट कहते हैं। कम द्रव्यमान के तारे जैसे कि सूर्य है तो इसके कोर में मौजूद हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगेगा और यह कोर सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जबकि तारे का बाह्य आवरण बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। तारे का कोर अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो कर यानी सूरज का सुपरनोवा विस्फोट न होगा, लेकिन यह व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, यानी यह भूत जाएगा, खत्म हो जाएगा। और श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होकर काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। यानी सूरज रहेगा पिंड, लेकिन यह सूरज विस्फोट नहीं होगा। सूरज का सूरज जो है यह एक काला तारा के रूप में, एक पिंड के रूप में स्थित रह जाएगा। ऐसे तारों के केंद्र में जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 5 गुना या उससे अधिक हो, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तब ये लाल महादानव बदल जाते हैं। और इन विशाल लाल महादानव तारों के कोर में इतना अधिक दबाव होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं तथा अति सघन कोर को जन्म देते हैं और सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी एक कोर बचे रह जाते हैं और न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाने जाते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करेंगे तथा एक्स किरणें एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करेंगे। इन न्यूट्रॉन तारों को क्या कहेंगे? उसको पल्सर कहेंगे। यदि आरंभिक तारा अत्यधिक विशाल हो यानी सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना से अधिक हो तो न्यूट्रॉन तारा भी स्थिर नहीं रह पाता है और ब्लैक होल को जन्म दे देगा। और ब्लैक होल से क्या होगा? वहाँ से तो लाइट भी पास न कर पाती है। लेकिन अगर द्रव्यमान 1.4 गुना से 3 गुना के बीच हो तो न्यूट्रॉन तारे की अवस्था में रहेंगे, परंतु यदि इनका द्रव्यमान 3 गुना से अधिक हो तो न्यूट्रॉन तारे भी अस्थायी नहीं रहेंगे। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण कोर अपने ही गुरुत्व द्वारा निकल लिया जाएगा और ब्लैक होल को जन्म देगा। लेकिन जिनका सीमा 1.4 से 1.4 गुना के मध्य है, यानी इतना है सूर्य से लगभग 1.5 गुना से कम का है, 1.4 गुना द्रव्यमान, तो उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह किसी भी अस्थायी श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की अधिकतम संभावित सीमा है। यानी कि किसी का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना है तो वह तारा स्थिर रहेगा। सौरमंडल में जानते ही हैं कि एक सूरज है जो क्या है तो स्टार है और इसके 8 ग्रह हैं, कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। बृहस्पति से छोटा शनि, शनि छोटा अरुण से छोटा वरुण, 5वें नंबर पर पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल, 8वां बुध है। वहीं द्रव्यमान के अनुसार तो सबसे बड़ा इसमें भी बृहस्पति ही है, दूसरा शनि है, तीसरा वरुण, यह भी तीसरा वरुण होगा, जबकि आकार के हिसाब से तीसरा अरुण है। और घनत्व के अनुसार से तो सबसे अधिक घनत्वीय ग्रह कौन है तो पृथ्वी का तो बुध है, और सबसे हल्का मतलब सबसे कम घनत्व वाला ग्रह तो वह शनि है। परिक्रमण अवधि के हिसाब से यानी कि यह सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है तो सबसे जल्दी बुध है और सबसे लेट से वरुण। और कक्षीय वेग यानी जो जिस वेग से वे चक्कर काटते हैं तो सबसे तेज बुध का है और वरुण सबसे धीरे धीरे सूर्य का परिक्रमा करता है। और टेरेस्ट्रियल ग्रह यानी वह ग्रह जो सूरज और एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है? मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में, जिसमें वह ग्रह के टुकड़े हैं जो कभी ग्रह न बन पाए थे। वह चट्टानी धातुओं के टुकड़े हैं विशाल। उसके बीच में कौन कौन है? शुक्र, उससे पर यानी यह सूर्य है, इसके बाद बुध ग्रह, बुध के बाद में शुक्र है और पृथ्वी है तथा एक मंगल है। 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है या पार्थिव ग्रह है, इसको टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं। कि देखिए यह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह यानी जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर और क्यूपर बेल्ट के अंदर,
तो यह एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया, देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट, और यह क्यूपर बेल्ट है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जहाँ चट्टानी है वहीं क्यूपर बेल्ट यह धुंध है, बादल है और बर्फ़ के टुकड़ों का जमा हुआ धुंध है। इनके बीच में सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि आता है, अरुण और वरुण। ये सब के सब विशाल ग्रह हैं और गैसीय ग्रह हैं, इसलिए इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, यही इसका मतलब कि सूर्य से दूरी के हिसाब से रैंक है। सूर्य तो यह सौरमंडल का एकमात्र तारा है, सौरमंडल का मुखिया है। और जिस तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है, इसी तरह यह अपने केंद्र का परिक्रमा यानी इसका जो पेरेंट हुआ उसका 22.5 करोड़ वर्ष में पूरा करती है, जिसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर है, जिसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की आंतरिक संरचना देख लीजिए। सूर्य की आंतरिक संरचना इस तरह से होगी, जिसके केंद्रीय भाग को कोर कहेंगे, जबकि बाह्य संरचना यहाँ पर जिसको कहते हैं इसको कोरोना कहा जाता है। क्या नाम है? कोरोना। जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, इस तरह से चांद इसको ढक लेता है और बाहर से चारों तरफ से जो आवरण आभा मंडल दिखाई देता है उसमें से एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती रहती है, उसको क्या कहेंगे? उसी को कोरोना यानी क्रीट कहा जाता है। और प्रकाश मंडल, सामान्य समय में सूर्य का दिखने वाला भाग प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री होता है, जबकि फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री। और सूर्य के जो धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट यानी वहाँ पर सूर्य सूख गया है या बुझ गया है, कहेंगे कि वहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह उसका कुछ फैक्ट है। यह पृथ्वी से माध्य दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, सूर्य का व्यास इतना है, पृथ्वी से 13 लाख गुना है। इस पर रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व ये सब देख लीजिए। सूर्य की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। बस सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उसको कहेंगे उपसौर या एपीहेलियन। जब सूर्य का समय 3 जनवरी और पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी उसको कहेंगे हम लोग अपसौर या पेरीहेलियन। यह 4 जुलाई को यानी 15 करोड़ 21 किलोमीटर की दूरी पर है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में ठंड के दिन में कम ठंडा और गर्मी के दिन में कम गर्मी, जबकि ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी ध्रुव पर ठंड के दिन में चरम ठंडा और गर्मी के दिन में चरम गर्मी। तभी तो वहाँ के जंगल सूर्य की किरणों के कारण जल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं है। सौरमंडल के ग्रह तो जानते ही हैं, इसको हम लोग नंगी आँख से देख सकते हैं। तो इसको बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति व शनि को नंगी आँखों से देख सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन जैसे मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रहों पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है, यानी कि जुवियन ग्रह पर यह सब तत्व मिलता है। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र। ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम में घूमता है, यानी सूर्य का चक्कर लगाता है। सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र व अरुण यह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करता है। आकार एवं बनावट की समानता के अनुसार ही इसको पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, सांझ का तारा, जो कहें सुंदरता की देवी, सब कुछ कहा जाता है। और सूर्य कहने के लिए तो यह सुंदरता की देवी है, स्वर्ग है, लेकिन दुनिया में अगर कहीं नरक है तो शुक्र पर ही है, क्योंकि यहाँ पर 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ तापमान अत्यधिक होता है, जिस कारण यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है सूर्य से, और पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह तो वह शुक्र है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह तो अब कौन रहा? तो अब वह शनि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड जो बृहस्पति का है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और डिमोस। फोबोस सबसे छोटा उपग्रह है। इसी ग्रह पर यानी मंगल पर माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा ग्रह, ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया अवस्थित है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, तो जानते ही हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वाला है, तो हर कोई जानता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? उसको जूआइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इस तरह से है, बीच में मोटा है, ऊपर और नीचे चिपकी हुई है। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है, इस पर जल है, जिसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। डॉग स्टार या साइरस पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूरी स्थित है एवं सूर्य से लगभग 2 गुना भार वाला है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा होता है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक
यहाँ देखिए स्टार है, सूरज को छोड़कर। प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया 2006 में। और अरुण ग्रह हरा ग्रह है और अक्षीय झुकाव के कारण यह लुढ़कता हुआ ग्रह महसूस होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह की भी संज्ञा दी गई है और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में ये सब फैक्ट है, देख लीजिएगा। हम लोग इससे पहले भी एकदम विपरीत क्या कहेंगे उसको, हम लोग एकदम डिटेल से पढ़े हुए हैं। यह तो रिवीजन वीडियो है। आशा करते हैं अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत उसका नाम क्या है? लिबनिट्ज पर्वत। क्या नाम है? लिबनिट्ज पर्वत है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत। और आगे देखिए, चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी का और एक चक्कर अपने अक्ष पर दोनों एकदम बराबर समय में ही पूरा कर लेता है। इसके कारण यह है कि हम लोग जो बचपन में जब जो हम लोग चंद्रमा का भाग देखते थे वही आज भी देखते हैं, उसमें कोई सुधार न हुआ है और न ही होगा। आर्कटिक के उत्तरी और अंटार्कटिक के दक्षिणी क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर सूरज देर तक चमकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं कि पृथ्वी पर 6 महीना नॉर्थ पोल पर और 6 महीना साउथ पोल पर धूप रहता है। कारण कि पृथ्वी का टेढ़ा होना यानी टिल्टेड होना, जिससे एक समय में एक ही पोल पर धूप हो पाती है। सुपरमून यानी वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसमें चंद्रमा ज़्यादा बड़ा एवं ज़्यादा चौड़ा चमकीला नजर आता है, तो उसको कहेंगे सुपरमून। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून। ब्लड मून, लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। और गोल्डीलॉक्स जोन यानी जो आवास योग्य रहने योग्य जो ग्रह हो, यानी जहाँ पर जल तरल अवस्था में हो, वह गोल्डीलॉक्स जोन है। धूमकेतु यानी सौरमंडल में बहुत ही छोटे पत्थर, धूल और गैस के बने पिंड जब सूर्य के प्रकाश में आते हैं तो क्या होता है, उनका जो आइसी जो पदार्थ है वह गलने लगता है, वाष्प बनेगा और इस तरह से उनको पूंछ के रूप में लंबा खींच जाता है और यह पूंछ सूर्य से अपोजिट साइड में होता है। यही धूमकेतु है। उल्का, ये रात में हम लोग जो देखते हैं कि टूटता तारा तो मांग लो, जो मांगो वो मिल जाएगा वाली बात होती है, तो वही तारा टूटता है। लेकिन तारा नहीं टूटता, वह जो एस्टेरॉयड बेल्ट के जो क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे हैं वही भटक कर पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण कर जल जाते हैं। अगर वह जल गए तो उसको कहेंगे उल्का यानी मिटियोर्स। लेकिन अगर वह न पूरा जले और पृथ्वी के स्तर पर आकर टक्कर मार देते हैं तो वह मिटोराइड होता है, यानी कि उल्का पिंड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। तो देखिए, इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में पूरे दुनिया पर एक महाद्वीप था, उसका नाम पेंजिया था, और एक सुपर इम्पोज महासागर, उसको पेंथलासा कहा था। समय के साथ पेंजिया का विखंडन होता है और यह बीच से टूट जाता है, जो था टेथिस सागर, और उत्तर में अंगारा लैंड बनेगा, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड में यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया एंड उत्तर अमेरिका। वही जो गोंडवाना लैंड था उसमें आपको मिलेगा इन भारत है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये सब साथ में ही थे। लेकिन समय के साथ इनमें भी मूवमेंट होता है और ये लोग आज कहाँ आ गए तो जानते ही हैं। और भी बहुत कुछ वो बताए थे। आगे बढ़िए। और इनका कारण क्या था कि ना देख लीजिए कि कार्बोनिफेरस युग के अंत में गुरुत्वीय बल यानी चंद्रमा तथा सूर्य का ज्वारीय बल एवं उत्प्लावन बल के कारण विखंडित हुए पेंजिया के उत्तरी भूखंड को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों के मध्य उथले जलीय क्षेत्र को टेथिस सागर की उत्पत्ति कहा गया। लेकिन बात है कि अगर चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से अगर ऐसा हो जाता तो कब का पृथ्वी का मूवमेंट ही रुक गया रहता। पृथ्वी का मूवमेंट रुक जाता तो अनर्थ हो जाती, तो ऐसा तो हो नहीं सका, इसलिए इनके इस बात को नहीं माना गया। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ तथा प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा हिंद महासागर का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड में विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया अस्तित्व में आए। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में प्रवाह से अटलांटिक महासागर बना। साथ ही पश्चिमी सीमा पर अवरोध के कारण रॉकी तथा एंडीज पर्वत बन गया। यानी ये पर्वत कैसे बना, ये बोले कि जब महाद्वीप था इसका मूवमेंट हुआ, इसका जिधर मूवमेंट होगा तो वहाँ पर नीचे का जो दुर्बलता मंडल था वह कुछ घिसा
और घिसने से जो पपड़ी उठी वह पहाड़ का रूप धारण कर लिया। अब बताइए, इतना विशाल पपड़ी जो पहाड़ बन जाए, ये मानने वाली बात थी, इसलिए यह इन सबको नहीं बता पाए। इनके अनुसार पृथ्वी अनेक बड़ी एवं छोटी प्लेटों में विभक्त है जो अपने से अधिक घनत्व वाले स्फीयर पर तैरती है। और इन सब सिद्धांत से जुड़े कौन कौन थे, यहाँ देखिए, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की बात हम आ गए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी-हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स के प्रयास से हुआ था। इसे समुद्री नितल प्रसरण इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि पृथ्वी अनेक प्लेटों से बना हुआ है और नीचे स्टेनोस्फेयर जो दुर्बलता मंडल या प्लास्टिक मंडल है, उसके ऊपर छोटी छोटी प्लेटें बहुत सारी हैं जो मूवमेंट करते रहती हैं। ये प्लेटें विनाशात्मक सीमांत, विनाशात्मक मतलब क्या, जब दो प्लेटें आपस में आए तो इनका विनाश होगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाए तो निर्माण होगा, तथा संरक्षी यानी जब दो प्लेटें समानांतर जाए, या दो दिशा में भी जा सकते हैं या एक दिशा में भी जा सकते हैं, संचलन करती है, जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों के जनन, भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रिया आदि की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। अब आगे देखिए, अक्षांश व देशांतर, यह भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ देख लीजिए, यह पृथ्वी है, यह ऊपर नॉर्थ है, यह साउथ है, यह 0 डिग्री है। जितने भी रेखाएं इस तरह से होगी वो सब क्या है, तो वह अक्षांश रेखा है, और जो रेखा इस तरह से है उसको कहेंगे देशांतर। अक्षांश रेखा यह 0 डिग्री से ऊपर 90 है, नीचे 90 है, तो कुल कितना हो गया 90 90 180 + 1 यानी 181। लेकिन रेखा अगर पूछ दे तो 2 यानी 90 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री नॉर्थ, वह पॉइंट है, यानी 179 ही अक्षांश रेखाएं हैं, 2 पॉइंट है, बिंदु है। सबसे बड़ा वृत्त कौन है, तो वही 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वाले को कर्क रेखा और साउथ वाले को मकर रेखा कहते हैं। और इसी तरह देशांतर, तो देशांतर का मतलब क्या, यह समय निर्धारण के लिए है, और अक्षांश रेखा तापमान के निर्धारण के लिए। यह देशांतर रेखाएं इस तरह से, देशांतर रेखाएं सभी की सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है और सब के सब नॉर्थ और साउथ पोल पर जाकर एक बिंदु में मिल जाते हैं। इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो 0 डिग्री पर सबसे अधिक, आपस में 111 किलोमीटर से अधिक, और नॉर्थ और साउथ पोल पर पॉइंट है, और इन लोगों की संख्या कुल 360 है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, जो हम 23.5 डिग्री को क्या कहेंगे, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा। इसी तरह विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, इसे गुजरने वाले कुछ देश हैं जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सब दक्षिण अमेरिका के देश हैं। sao टोम, प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया अफ्रीका के देश हैं। इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती एशिया से होकर गुजरती है। इन काल्पनिक रेखाओं के मध्य सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर ही पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटा गया है, जैसे उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर सूरज का जो रोशनी है एकदम लंबवत पड़े वह उष्ण कटिबंध है, जो मुख्य रूप से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य माना गया है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध यानी टोरिड जोन कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध, तो यह 23.5 डिग्री के बाद से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बाद 66.5 डिग्री यानी मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त का क्षेत्र टेम्परेट जोन कहलाता है। यहाँ पर गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में अंतर कम होगा, मौसम सुहाना तापमानों के रहने योग्य है। शीत कटिबंध यानी फ्रीज जोन, यह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त यानी मतलब क्या समझे, यह 66.5 डिग्री के बाद की बात हो रही है, वहाँ से लेकर ध्रुव तक का क्षेत्र है। इसमें सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर अधिकतर समय तक बहुत ही ठंड रहती है। और देशांतर, वो तो हम लोग अक्षांश के बारे में था। देशांतर यह क्या है, तो यह मुख्य रूप से समय और दिनांक को निर्धारित करता है।
यह देशांतर जो नॉर्थ से साउथ है, इसमें से 0 डिग्री देशांतर किसको माना गया? इंग्लैंड से गुजरने वाली एक रेखा को, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो इसके ईस्ट में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, वेस्ट में जाएंगे तो समय घटता चला जाएगा। तभी तो भारत है 82.5 डिग्री पूर्व में है, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। वहीं इसके अपोजिट साइड में 180 डिग्री पूरब या पश्चिम दोनों एक ही है। अगर उसको कोई क्रॉस करेगा तो एक दिन का वो गेन करेगा या एक दिन लॉस करेगा। तो देखते हैं कैसे होगा। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है और देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। तो जान गए। यहाँ देखिए 0 डिग्री देशांतर या अर्थात प्रधान या मोतर रेखा 8 देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो से होकर गुजरती है। यानी बुर्किना फासो, घाना, टोगो, बुर्किना फासो और टोगो ये दोनों क्या है? यहीं से विषुवत रेखा भी गुजरती है। 0 अंश अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा एवं 0 देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती है, जो कि अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है। विषुवत रेखा पर इन रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है, जो 111.32 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर व समय यह क्या है? यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच है उसी को आधार मान लिया गया और वहीं से पूरी दुनिया का समय का निर्धारण होगा। और उससे आगे जाएंगे पूरब तो समय बढ़ेगा, पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। यही कारण है कि भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है? तो एक वृत्त जैसा है। वृत्त के कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। और पृथ्वी क्या है? तो यह 24 घंटा में 360 डिग्री यानी एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो 1 घंटा में 15 डिग्री यानी 1 मिनट में पृथ्वी का मूवमेंट 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर मूवमेंट कर जाती है। इसी को आप इक्वेशन बैठा लीजिएगा, आपको समय निकल जाएगा। स्थानीय समय यानी लोकल समय। लोकल समय मतलब क्या? इसका निर्धारण होता है कि जब जहाँ पर कहीं भी दिन में वह समय जब सूरज की किरणें जब सर पर हो जाए, वह वहाँ का 12 बज गया, तो वहीं से वहाँ का लोकल टाइम निकाल लिया जाता है। लेकिन जैसे भारत का लोकल टाइम अरुणाचल प्रदेश जब मेन टाइम है उससे लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है भारत में। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का डिफरेंस है। और मानक समय जो भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, या उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आगे देखिए, रूस में 11 मानक समय है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह देख लीजिए, यह 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। साइबेरिया को अलास्का से अलग कर रखने व साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए 75 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। यानी यह जिग-जैग मोड़ में है ताकि दिन न बदले। यहाँ देखिए, यदि यात्री यह मान लेते हैं 180 डिग्री, इस तिथि रेखा को पूर्व से, यह पूर्व है, इससे पश्चिम की ओर पार करेगा तो एक दिन की कमी हो जाएगी। यानी यहाँ पर यह 1 जनवरी मना लिया, अब यह यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ फिर 1 जनवरी मना लेगा। लेकिन जब अगर यह पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा, एक दिन की वृद्धि कर जाएगी। यानी यहाँ पर यह आज 31 तारीख 31 को मना लिया, तो अगला 1 जनवरी अगर इसी में यहाँ पार कर जाए तो यहाँ पर 1 जनवरी हो जाएगा। यानी सीधे एक दिन आगे भाग गया। पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी की गतियाँ 2 तरह की होती है। एक जो यह अपने अक्ष पर घूमती है उसको कहेंगे घूर्णन गति, जो 24 घंटे में पूरा कर लेगी। और एक होता है जो यह सूर्य का चक्कर काटती है, जो 365 दिन में पूरा करती है, तो उसको कहेंगे हम लोग परिक्रमण गति। आगे देखते हैं, तो जो पृथ्वी का परिक्रमण होता है यह 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। तभी तो हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मनाते हैं और 6 घंटे को छोड़ दिया जाता है। तभी तो 4 वर्ष के बाद जो साल होता है, वर्ष होता है, वह 366 दिन का होता है, क्योंकि इस 6 घंटे को पूरा करना रहता है। इसी को लीप ईयर कहते हैं। आगे देखिए, और पृथ्वी पर का अक्ष अपने परिक्रमण मार्ग पर सदैव एक ओर ही झुका रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी यह इधर झुका हो और इसी समय कभी यह इधर झुक जाए, ऐसा नहीं है। पृथ्वी हमेशा एक ओर ही झुकी हुई है, जिस कारण ही पूरे पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। कभी तापमान कम, कभी तापमान दूर, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़े हुए हैं। आगे देखिए, ऋतु परिवर्तन यह भी क्यों होगा? तो पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। जो यह 4 परिक्रमण है,
परिक्रमण में 4 अवस्थाएं शामिल है। पहला, ग्रीष्म अयनात। यह 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, तो उसे ही हम लोग उत्तरी अयनात कहेंगे। शीत अयनात, यानी जब सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत पड़े, यानी 22 दिसंबर को, तो मकर रेखा पर लंबवत है, यानी दक्षिणी ध्रुव में गर्मी है, उसी को हम लोग शीत अयनात कहेंगे। जिसमें दिन की रातें तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, और दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी तो उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी होती हैं। यहाँ कुछ फैक्ट है, जैसे कंटूर लाइन, समुद्र तल को आधार मानकर समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कंटूर रेखा कहलाती है। हैचूर रेखा, नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा हैचूर रेखा कहलाती है। मैग्नेटिक मेरिडियन, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, वह मैग्नेटिक मेरिडियन है। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए एक यंत्र, उसका नाम है प्लेनीमीटर। ऐसा नक्शा जो किसी विशेष विषय यानी थीम को प्रदर्शित करता है, उसको करते हैं थीमेटिक मैप कहते हैं। आगे देखिए, एक होता है विषव यानी इक्विनॉक्स, मतलब इस समय दिन और रात का जो समय होगा वह बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर की ऐसी घटनाएं होती हैं। यहाँ देखिए, यह घटना है आपको जून की, कब जून, 21 जून, और यह है यह दिसंबर की घटना है, यानी 22 दिसंबर मान लेते हैं। यहाँ पर सूरज क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर नियत चमक रहा है, यहाँ पर सूरज उत्तरी गोलार्ध पर चमक रहा है। यह दोनों रेखा, तो 21 मार्च यहाँ पर मान लेंगे और यह 23 सितंबर है। तो इस समय विषुवत रेखा पर सूरज लंबवत है, इसलिए दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होगा और सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती है। ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद है, लेकिन नामकरण सबका सब क्या, तो उत्तरी गोलार्ध के आधार पर ही किया गया है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को ही मान लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, पृथ्वी की आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना के बारे में पहला क्वेश्चन कि हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, पृथ्वी अंदर तक कितना गहरा है, अंदर क्या है पृथ्वी के अंदर, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। तो पृथ्वी का आयु निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी भूकंपीय तरंगों के आचरण, ज्वालामुखी उद्गार, उल्काओं से मिलने पर मान के आधार पर होती है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, इस तरह से, यह पृथ्वी का केंद्र है, यह परपटी है जहाँ पर हम लोग हैं, तो ऊपर यह परपटी है, फिर यह मेंटल है और यह कोर है। परपटी सबसे पतला, कुछ लोग कहते हैं 30, कुछ लोग कहते हैं 40, यह मेंटल है, यह 2900 किलोमीटर तक है और यह 6371 किलोमीटर तक कोर है। इसमें भी यह बाह्य कोर और आंतरिक कोर बांटा गया है और मेंटल में भी बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल के रूप में बांटा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो सबसे पहले है भूपरपट्टी, तो यह 33 किलोमीटर तक मोटी है, जो ग्रेनाइट की बनी है, कहाँ, महाद्वीप, और बेसाल्ट का बना हुआ है महासागरीय परत, और इसका घनत्व कम है। मेंटल, यह मोहो सभ्यता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, यानी मोहो मतलब क्या, बेसाल्ट जो भूपरपटी है, यह 2 भागों में इसको बांट दिया जाता है। भूपरपटी को जो डिवाइड करता है असभ्यता, उसका नाम है कोरनाड असभ्यता, और इस भूपरपटी के बाद यहाँ मेंटल है। तो मेंटल में जो ऊपरी मेंटल है और यह भूपरपटी है, इस यहाँ पर जो असभ्यता है, इसका नाम क्या है, मोहो असभ्यता। और आगे देखेंगे इसके बाद, फिर ऊपरी परत दुर्बलता मंडल में इसका घनत्व कम है, यानी ऊपर लिक्विड है, जबकि नीचे घनत्व में वृद्धि हो जाएगी तो वह ठोस हो जाएगा। कोरोड यानी कोर, यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। कोर यानी यहाँ से बात 2900 किलोमीटर मान लेंगे। इसके बाद यह कोर है जो 6371 किलोमीटर तक की गहराई तक है, और यह गुटेनबर्ग असमर्थता भूगर्भ के केंद्र तक स्थित है। और आगे देखिए, तो गुटेनबर्ग असमर्थता, आगे देखिए यहाँ ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य घनत्व संबंधित असमर्थता, इसको क्या कहेंगे, रेपटी असमर्थता। तो क्रस्ट के बीच में उसको कहेंगे कोरनाड, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो असमर्थता, में ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच में जो असमर्थता है उसको कहेंगे हम लोग, उसका नाम क्या है, रेपटी असमर्थता। इसी प्रकार जो
मेंटल, यह मेंटल हो गया, और जो कोर है तो कोर में बाह्य कोर और मेंटल के बीच में उसको कहेंगे गुटेनबर्ग, और आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य में उसको कहा जाता है लेहमैन असममितता। क्लियर हो गया। आगे देखिए, भूपर्पट्टी की उपस्थिति, तो यह महाद्वीप और महासागरीय परतों के रूप में भूपृष्ठ से मुंह असममितता तक स्थित है। यहाँ देखिए इसकी विशेषता, तो जो भूपर्पट्टी है इसमें महाद्वीपीय परत में सियाल और एल्युमिनियम की अधिकता होने के कारण इसे सियाल, और महासागरीय परपट्टी में परत में सियाल और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसको सीमा कहा गया है। यह बहुत कम है, पतला है। मेंटल, यह आयतन में 83% है और द्रव्यमान में 68% भाग है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल यानी प्लास्टिक मंडल है, यानी लिक्विड है, हाफ लिक्विड है। यहीं से ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा निकलता है वह यहीं से जाता है। कोर, तो यह सबसे नीचे का भाग केंद्र है, इसमें नीफे यानी निकेल और फेरस यानी लोहे का अत्यधिक मात्रा है, जिसलिए इसको नीफे कहा गया है। और यह पृथ्वी के आयतन का 16% और उसके द्रव्यमान का 32% है। पृथ्वी के सतह में आप नीचे की ओर जाइएगा तो 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। लिथोस्फीयर, यह क्या है, तो भूपृष्ठ तथा मेंटल के ऊपरी ठोस भाग को मिलाकर बनने वाले पृथ्वी के ठोस बाहरी भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के ऊपर वायुमंडल तथा नीचे एस्थेनोस्फीयर विद्यमान है। तो वायुमंडल, यह वायुमंडल के नीचे जिस पर हम लोग रहते हैं उसको क्या नाम है, लिथोस्फीयर कहते हैं, और लिथोस्फीयर के नीचे इसको कहेंगे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे स्थित मेंटल के ऊपरी कमजोर परत यानी प्लास्टिक मंडल जो ज़्यादा गर्म है और तरल अवस्था में होती है। एस्थेनोस्फीयर में ही संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। कैसे संवहनी धारा, यह लिक्विड है, यह हीट है, इस तरह से संवहनी धाराएं उठेंगी और इन्हीं के कारण प्लेटों का मूवमेंट होगा। जब धाराएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर प्लेट का निर्माण होगा, यानी विखंडन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जो यही धाराएं जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर प्लेट आपस में कन्वर्ज करेंगी, यानी वहाँ पर विनाशी किनारा बनता है। अब चट्टान, तो चट्टानों के प्रकार, एक होता है आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक। इसकी रचना तप्त तथा तरल मैग्मा के शीतल होने से होता है। चट्टान, यह चट्टान कैसा होगा, तो रावादार, परत भी नहीं, परत नहीं है, कठोर है, और इसमें जीवाश्म भी नहीं है, क्योंकि यह तो पृथ्वी के अंदर से आया है, लावा है, तो इसमें जीवाश्म कहाँ से होगा। यह धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की प्रधानता इसमें होगी, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट आदि प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं। भूपर्पट्टी का 90% भाग इन्हीं से बना हुआ है। दूसरा होता है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री, जो प्राइमरी रॉक यानी अग्नियस चट्टान के टूटने से बनता है। जैसे इनमें व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं तथा धात्विक खनिजों का अभाव है। खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टान, तो यह इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक दोनों के विखंडन से बन सकता है, या मेटामोर्फिक रॉक है, इसका भी विखंडन होकर फिर से बन जाएगा। अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण, या केवल दाब ही हो सकता है, चट्टानों के घनत्व, कठोरता, बनावट, रंग तथा खनिजों की संरचना में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें निर्मित होती है, उसे ही मेटामोर्फिक रॉक कहते हैं। चट्टान का रूपांतरण कैसे होगा, देखिए, जो अग्नेय चट्टान है कौन कौन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो। ग्रेनाइट इसे क्या बन जाएगा, ग्रेनाइट नेस में, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में, ग्रेबो ग्रीन स्टोन या ग्रेबो सर्पेंटाइन में भी बन जाता है। इसी तरह अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट में चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, ग्रेफाइट और सेल सिलेट में बदल जाता है। इसी तरह सिलेट तो यह फाइलाइट में बदल जाता है। भूपटल परिवर्तन बल यानी पृथ्वी का जो पटल है ऊपर का, जो हम लोग अपनी आँख से देखते हैं, यह परिवर्तित होते रहता है, हमेशा चेंजेबल है, लेकिन यह एक दो दिन में नहीं, यह हजारों सालों का में वैसा क्रिया होता है। ये दो तरह से, एक होता है अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यानी स्थल के भीतर से लगने वाला बल, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन तथा पटल विरूपक बल जैसे महाद्वीप जनक बल तथा पर्वत निर्माणकारी बल आते हैं, और यह बहुत धीरे धीरे ये सब घटनाएं होती हैं। और पर्वत निर्माणकारी बलों में तनाव बल, यानी जब एक दूसरे से दूर जाएगा कोई इलाका तो यहाँ पर टेंशन होगा, या पास आएगा तो भी तो यहाँ पर टेंशन कंप्रेशन उत्पन्न है, जिससे वलन या संवहन होगा। संपीडन, जैसे संपीडन बल, अगर पास आएगा तो संपीडन, दूर जाएगा तो वह चटकन होगा, टूट फूट जाएगा।
आगे देखिए बहिर्जात बल। तो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाले बल जिनका भूपटल पर प्रमुख कार्य क्या है, अन्नछादन, यानी ये लोग बराबर करते हैं, बहिर्जात बल कहलाते हैं। अन्नछादन के अंतर्गत अपक्षय तथा अपवर्तन की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। फॉल्ट, जब भूपटल में तनाव या संपीड़न के कारण, तनाव हो गया ऊपर वाले में या इसमें संपीड़न होगा के कारण क्या होगा, जो तनाव होगा तो टूट जाएगा, लेकिन जो संपीड़न होगा तो इसमें भी इस तरह से मूवमेंट हो सकता है, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। तो संरचना में जो नीचे जाएगा, जैसे कि यह इलाका है, यहाँ दोनों दूर चला गया तो नीचे धंस गया, यह फॉल्ट हो गया यानी भ्रंश। तो भ्रंश से भी कई प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है, जैसे भ्रंश घाटी, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है, इस तरह से होगा, यहाँ पर यह नीचे धंस गया। जैसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जैसे नील नदी, जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की मृतक घाटी या डेथ वैली, भारत की नर्मदा व ताप्ती नदी घाटी आदि है। दूसरा है रैंप वैली, जब दो भ्रंश रेखाओं के दौरान दोनों ओर के भूखंड, यह देखिए ऊपर उठ गया तथा मध्यवर्ती खंड जहाँ का तहाँ ही रह गया, ऐसी घाटी को रैंप घाटी कहेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। भ्रंशोत्त पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रह जाए, यानी बीच में जहाँ तहाँ रह गया, यह भी नीचे चला गया, तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं। जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का सतपुरा पर्वत। हास्ट पर्वत, जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रह जाए और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो हास्ट पर्वत कहलाता है। बलन यानी फोल्ड, अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में, यानी दोनों जब पास आ गया तो क्या होगा, इस तरह से मूवमेंट होगा। संपीड़न के फलस्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को ही बलन कहता है। बलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे भाग को अपनति तथा धंसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। चट्टानों में निर्मित अपनति तथा अभिनति की एक दूसरे के सापेक्ष विभिन्न प्रकार की स्थितियों के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाएगा। ये तो जान ही गए होंगे, जैसे कि कौन कौन होगा, नवीन मुर्दार पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं। भूकंप, सामान्यतः पृथ्वी के अंतर्जात बल से भूपटल में उत्पन्न होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के उत्पत्ति केंद्र को, जहाँ से क्या पृथ्वी कह रहे हैं इसको, सॉरी, भूकंप जहाँ पर उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे भूकंप मूल यानी फोकस, और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर उसको क्या कहेंगे, भूकंप का केंद्र यानी एपी सेंटर कहलाता है, जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती हैं। भूकंपीय तरंगें, यह सिस्मोग्राफ द्वारा रेखांकित भूकंपीय तरंगों के लक्षण ठोस एवं द्रव चट्टानी संरचना में भिन्न भिन्न होने से हमें भूगर्भ में चट्टानों की भिन्नता के बारे में जानकारी मिलती है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे निकलती है। इसका विवरण नीचे हम देखेंगे। यहाँ देखिए नाम, पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव यह प्राथमिक तरंगे है यानी प्राइमरी वेव, दूसरा है सेकेंडरी वेव, तीसरा है पृष्ठीय तरंगे यानी सतही वेव या इसको लॉ वेव भी कहते हैं। इसका गति पी वेव का सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे अधिक, संचालन का माध्यम यह सब में ठोस, तरल और गैस में। इसका प्रकृति अनुदैर्ध्य यानी ध्वनि तरंग के अनुसार यानी कणों का कंपन तरंग की दिशा में समानांतर होगा। सदृश्यता ध्वनि तरंगों के समान, तीव्रता सबसे कम, आयाम या विस्तार इसका सबसे कम होगा। वहीं एस तरंग यानी सेकेंडरी तरंग, तो यह इसका स्पीड पी से कम है और इसका तीव्रता सबसे अधिक ना होगा, कल उल्टा लिख दिया। आवृत्ति मध्यम, संचरण केवल ठोस में होता है और यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं यानी कणों का कंपन तरंग की दिशा में लंबवत होगा, इस तरह से चलाएगा ये। और प्रकाश तरंगों के समान है और पी की अपेक्षा यह स्लो है और इसका आयाम या विस्तार मध्यम है। और एल तरंगे यानी सतही तरंगे, तो यह सबसे कम इसका चाल है, आवृत्ति भी सबसे कम है, यह धरातल पर ही चलती है और यह अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे हैं और यह जल तरंगों के समान ही चलेगी। तो जल तरंगे कैसे, चारों दिशा में मूवमेंट होता है उसी तरह चलता है यह, और यह सर्वाधिक विनाशकारी है। पी, एस तथा एल तीनों तरंगों का प्रभाव महसूस होता है। पी तरंगों की गति कोर में अत्यधिक होती है क्योंकि कोर का निर्माण लोहा व निकेल से हुआ है, जबकि दुर्बल मंडल पी एवं एस तरंग का वेग कम हो जाएगा यानी द्रव में ठोस स्लो हो जाएगा, परंतु मध्य मंडल में पुनः
तीव्र हो जाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है एक वैसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंपीय तरंग, यह कोर है, तो जैसे यहाँ पर ऐसी इस तरह से विचलित होगा और फिर यहाँ ये दोनों ये सब क्या है, तो ये सब इसको क्या कहेंगे हम लोग, यह छाया क्षेत्र है। जहाँ पर भूकंपीय तरंग महसूस न हो तो वह भूकंप का छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंप का विस्तार, तो सबसे अधिक विस्तार पड़ी प्रशांत मेखला में है, यानी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में जो 68% से भी अधिक क्षेत्रफल में है। यहाँ पर 500 से अधिक ज्वालामुखी जो जागरी ज्वालामुखी है और यह क्षेत्र पूरे प्रशांत महासागर के तट यानी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, फिलीपींस आदि के तटों पर स्थित है। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय मेखला यह विश्व की दूसरी बड़ी भूकंपीय पेटी है जो नवीन मोरदार पर्वत यानी हिमालय, आल्प्स, काकेशस और पिरेनीज तथा भूमध्य सागर आदि इसी पेटी में अवस्थित है। यानी भूमध्य सागर से इटली से लेकर पूरे एशिया होते हुए भारत का जो हिमालय से होते हुए बर्मा से आगे तक यह जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी जो मध्य अटलांटिक में नहीं, अटलांटिक महासागर इस बीच में इस टाइप का है, इसके बीच में क्या है, कटक है, उसका बात हो रहा है। यह मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित है जो आइसलैंड से लेकर वोवेट द्वीप तक विस्तृत है। अन्य भूकंपीय क्षेत्रों में पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी प्रमुख है। और भारत के भूकंप क्षेत्र, तो भारतीय मानक जो ब्यूरो है इसने भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से भारत को 4 प्रमुख जोन में बांट दिया। जोन 5 यह मर्केली स्केल पर 9 या 9 से अधिक तीव्रता का भूकंपीय क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य, कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के हिमालय से सटे जिले, उत्तरी बिहार तथा अंडमान निकोबार शामिल है। जोन 4 इसे यह मर्केली स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंपीय क्षेत्र है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के शेष भाग, दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं। मर्केली स्केल 7 इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल के बचे हुए भाग, दक्षिण भारत के राज्य उड़ीसा और लक्षद्वीप शामिल हैं। और मर्केली 2 या उससे कम वाले क्षेत्र, तो यह मुख्य रूप से दक्षिण में आते हैं जो कम भूकंप वाले क्षेत्र हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन, तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जिस संवेदनशील यंत्र द्वारा मापी जाती है उसे ही भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल द्वारा मापा जाता है जबकि भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक की संख्या होती है जबकि मर्केली स्केल में 1 से 12 तक, यानी भूकंप की तीव्रता के आधार पर मर्केली स्केल जबकि भूकंप का परिमाण के आधार पर रिक्टर स्केल को मापा जाता है। रिक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर पिछले की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है, यानी रिक्टर स्केल बताएगा कि इसे क्षति कितना होगा। ज्वालामुखी यानी जब धरती को फाड़ कर लावा अंदर से बाहर निकल जाए उसको ही ज्वालामुखी कहेंगे। लेकिन यह भी 2 तरह का होता है, एक केंद्रीय उद्भेदन यानी इस तरह से इसमें शंकु के रूप में पहाड़ बन जाएगा, और एक होता है दरार यानी कि जहाँ की जो चट्टान या जो परत है वह पतला है, वह कहीं कहीं से टूट फूट कर इसी धीरे 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 पूरा में रिसता है, जैसे अपना दक्कन प्लेटू। तो केंद्रीय उद्भेदन तो जान ही गए, इसमें पहाड़ बन जाएगा। जैसे ऐसे ज्वालामुखी सामान्यतः विनाशकारी प्रकृति के होते हैं और इसमें लावा शंकु या गुंबद का निर्माण करता है, जैसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी लावा के उद्गार की घटती तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी शंकु को पिलियन, वल्केनियन, स्ट्राम्बोली तथा हवाई तुल्य कहा गया है, यानी हवाई तुल्य सबसे कम विनाशकारी है। ऐसे उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से लावा किसी दरार या दरारों से निकलता है, यह दूर दूर तक बहकर कम ऊंचाई के ज्वालामुखी भूदृश्यों का निर्माण करता है, जैसे दक्कन का लावा पठार, ब्राजील का पराना पठार, कोलंबिया का पठार आदि दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। और क्रियाशीलता के आधार पर एक होगा सक्रिय यानी जो एक्टिव है जिसमें से हमेशा लावा निकल रहा है, एक है सुषुप्त जिसमें से कभी कभी लावा निकलेगा, और एक है मर गया है, मृत है, यानी उसका जो मुख है, पाइप है, उसमें पानी जमा हो चुका है। यह ज्वालामुखी का मान लेते हैं, यह पर्वत है। यहाँ पर चेम्बर है जो लावा गला हुआ है मैग्मा, जब मैग्मा बाहर आएगा तो यह पाइप से आएगा। यह मुख है, इसको कहेंगे क्रेटर का मुख, पहले क्रेटर है, बाद में यह बंद हो जाएगा, यह बहुत विशाल हो जाएगा फुट, तो इसको कहेंगे काल डेरा। और यह इलाका यह क्या कहेगा, यह शंकु पर्वत है। प्रमुख ज्वालामुखी तो स्ट्राम्बोली इटली में है जो सक्रिय है और इसको मध्य सागर का लाइट हाउस भी कहते हैं। माउंट एटना यह भी इटली में है, विसुवियस इटली में ही है,
कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, फुजियामा जापान में है, कराकातुआ जावा व सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है, चिम्बराजो इक्वाडोर स्थित शांत ज्वालामुखी है, माउंट पोपा म्यांमार स्थित शांत ज्वालामुखी, एकांकागुआ चिली अर्जेंटीना के मध्य स्थित शांत ज्वालामुखी जो एंडीज की सर्वोच्च चोटी है, एकांकागुआ, माउंट कैमूरन अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ओजोस डेल सलाडो यह चिली व अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है तथा विश्व का सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है। कुछ स्रोतों में कोटोपैक्सी को इससे ऊंचा माना जाता है। माउंट हेक्ला या लाकी यह आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया का क्षेत्र में अवस्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। मौना यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है और माउंट ताल या माउंट मियान माउंट पिनाटुबो या फिलीपींस स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। देवबंद अलबुर्ज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो ईरान में है और माउंट सेंट हेलेंस यह यूएसए का में स्थित ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित प्लूटोनिक अथवा पतालीय स्थलाकृति यानी ज्वालामुखी जब हम लोग आँख से कब देखते हैं, जब यह सतह के ऊपर आएगा, लेकिन कभी कभी सतह के नीचे भी कुछ आकृतियाँ बन जाती है, जैसे इसमें रिसाव होगा। तो बैथोलिथ यह सर्वाधिक बृहद स्थलाकृति है जिसका आधार स्पष्ट नहीं होता और इसका स्वरूप भी निश्चित नहीं होता, यह किसी तरह का भी बन सकता है। लेखोलिथ बृहद आकार का ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना होगी लेखोलिथ। फैकोलिथ अपनति या अभिनति में लहर नुमा संरचना, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। लेपोलिथ छिछरा बेसिन अथवा तस्तरी नुमा स्थलाकृति। सील एवं सीट जो अग्नि क्षैतिज अग्नि संरचना है। कौन? सील तथा सीट, या इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से एक पतला भी होगा चौड़ा भी होगा। पतला है तो सीट हो जाएगा, चौड़ा है तो मोटा है तो सील होगा। डाइक ऊर्ध्वाधर अग्निय संरचना पाइप या जो स्तंभ के समान है वो डाइक कहलाएगा। धुआंरा जब ज्वालामुखी मृत हो गया होने की स्थिति में है तब उसके छिद्र से केवल धुआं निकलेगा, उसे ही धुआंरा कहेंगे। धुआंरे से जलवाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें भी निकलती है और ऐसे धुआंरे जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में निकलती है सोल्फाटारा कहलाते हैं। सोल्फाटारा विश्व के प्रमुख धुआंरों में अलास्का के कटमई ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण है। घाटी जिसे 10,000 धुआंरों की घाटी भी कहते हैं वह अलास्का में है तथा ईरान का कोह है सुल्तान। नोट, कुछ मानक स्रोतों में कोह सुल्तान को पाकिस्तान में भी बताया जाता है। गर्म जल का झरना या कुंड यानी हॉट स्प्रिंग भूतापीय ऊर्जा द्वारा गर्म हुए जल से निर्मित झरना या कुंड होता है। कुंड सामान्यतः ज्वालामुखी बहुल क्षेत्रों में मैग्मा द्वारा या संवहनीय धाराओं द्वारा भूजल को गर्म कर देते हैं जिससे वाष्प के रूप में बाहर आएगा। जैसे राजगीर का ब्रह्मकुंड, सीताकुंड हिमाचल में, मणिकर्णिका एवं वशिष्ठ कुंड ओडिशा का, अत्रि एवं तप्त पानी कुंड मध्य प्रदेश का, अनहोनी कुंड आदि महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग देखेंगे जो बाह्यजन क्रिया है जैसे अनाच्छादन, तो इसमें क्या होगा? डिन्यूट्रेशन यानी बहिर्जात बलों द्वारा संचालित ऐसी प्रक्रिया जो भूपटल पर परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत धीमी गति से पृथ्वी के ऊपरी परत की चट्टानों का कटाव एवं क्षरण होता है। इसमें निम्न 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला अपक्षय यानी वेदरिंग। अपक्षय एक अस्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टानों का क्रमशः भौतिक एवं रासायनिक कारकों के प्रभाव में अपने ही स्थान पर विघटन एवं वियोजन होता रहता है। विघटन एवं वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकार में बांटा गया है। जैसे पहला भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैव अपक्षय, तो जान ही गए होंगे। भौतिक मतलब विखंडन तथा अपसलन की क्रियाएं आदि। भौतिक यानी इसमें प्रेशर का इस्तेमाल हो, ताप कम, पावर का इस्तेमाल अधिक होता है। रासायनिक क्रियाएं जैसे विलयन, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण या जलयोजन की क्रियाएं। और जैव यानी जीवों एवं वनस्पतियों द्वारा विघटन या वियोजन की क्रिया। अपर्दन, तो अपर्दन क्या है? तो यह एक गति की क्रिया है। क्या है? गति क्रिया जिसमें बाह्य बलों द्वारा भूपटल की चट्टानों को घर्षित या सन्निघर्षण घर्षण कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें स्थानांतरित एवं निक्षेपित कर दिया जाता है और इनके द्वारा ऊंचाई जो हाइट है उसका निम्नीकरण होगा। अपर्दन के प्रक्रमों में नदी, हिमानी, सागरीय तरंग, पवन आदि शामिल होते हैं जो अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक भूदृश्यों का जनन करते हैं। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बहिर्जात बल एवं उत्पन्न स्थलाकृतियाँ बार बार आता है।
तो कारक नदी। नदी से क्या बनेगा अपरदन के द्वारा, तो वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी जैसे कि गॉर्ज। जलप्रपात, छिपड़िका, विसर्प, मियांडर, नदी वेदिका, संप्राय मैदान यानी पेन्नी प्लेन। वहीं इसके द्वारा आकृति क्या होगा, जहाँ पर जमा हो जाएगा तो जलोढ़ के पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, ये सब नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जो यह निक्षेपणात्मक यानी डिपोजिशन के द्वारा बना और यह इरोजन के द्वारा बना, अपरदन कर दिया यहाँ का। आगे देखिए, अब है हिमानी के द्वारा, तो यह ग्लेशियर के द्वारा यू आकार की घाटी, लटकती या निलंबित घाटी, सर्क, हिमगह्वर, एरेट, गिरीश्रृंग यानी हॉर्न, नुनाटक, भेड़पीठ, हिमसोपान, फ्योर्ड तट आदि। इन सब के बारे में डिटेल से हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। हिमोड या मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, केस, वेदिका, हिमजल और छेप मैदान आदि, ये सब क्या है, तो ये सब आपको मिलेगा हिमानी के द्वारा डिपोजिशन के द्वारा बने हुए मैदान। और पवन के द्वारा अगर उसका इरोजन होगा तो क्या बनेगा, अपवाह बेसिन, इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक इस तरह का होगा। ज्यूजन या यारडंग, ड्राई कांटर, और जमा होकर तो बालू का स्तूप, बरखान, लोएस का मैदान या पयाला। और सागरीय जल के द्वारा तो जहाँ पर अपरदन करेगा तो तटीय क्लिप बनाएगा, फिर तटीय कंदरा बना देगा, फिर वो कंदरा टूटकर मेहराब होगा, मेहराब का जब ऊपर का यह छतरी गैप होगा तो स्टैक बनेगा, बाद में जब स्टैक भी गैप होगा तो वह प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और जमा करेगा जब यह तो क्या होगा, पुलिन यानी बीच, रोधिका द्वीप यानी नदी समुद्र अपना मार्ग अपने ही बंद कर लेती है। भूमिगत जल द्वारा यानी ग्राउंड वाटर द्वारा तो रंध्र, पहले छिद्र होगा जहाँ पर चूना पत्थर के क्षेत्र हैं, फिर यह छिद्र बड़ा बड़ा होगा तो वह डोलाइन बनेगा, फिर डोलाइन और कुछ डोलाइन मिल जाने से युवाला होगा, युवालाइन जब टूट जाएंगे तो लैपिन, फिर जो यह पानी अंदर गया तो अंदर पर सुरंग बनाए उसको कहेंगे कंदराएँ। और ये कंदराएँ औंधी है घाटी यानी अंधेरा है तो औंधी घाटी, कास्ट घाटी आदि का निर्माण करती है। स्टेलेक्टाइट और स्टेक्लेमाइट यह डिपोजिशन के द्वारा जब कंदराओं में पानी ऊपर से टपते टपते ऊपर से इस तरह का शंकु नीचे स्थल तक सट जाए तो उसको कहेंगे स्टेक्लेटाइट। अगर इसी तरह से पानी ऊपर से जब टपते टिपकते नीचे से खड़ा होकर यह ऊपर की छत में सट जाए उसको कहेंगे स्टेलेगमाइट। फिर कंदरा में स्तंभ होगा, इस तरह से कास्ट मैदान आदि का निर्माण होता है। विश्व के प्रमुख पर्वत तथा पर्वत श्रृंखला जैसे एंडीज यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है जो अर्जेंटीना में, यह भी वलित पर्वत है। रॉकी यह यूएसए और कनाडा में है। इसका सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है जो यूएसए में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया में है और इसका सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को है। क्या नाम है, कोसियुस्को। हिमालय यह भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। और आल्प्स यह यूरोप में स्थित है और यूरोप में बहुत सारे देश आएंगे उस समय यानी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, लिंकटेस्टीन, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। सर्वोच्च चोटी इसका माउंट ब्लांक है। क्या नाम है, माउंट ब्लांक। ड्रेकन्सबर्ग यह दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और स्वाजीलैंड में विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। यह भी वलित पर्वत है और इसका हाईएस्ट चोटी उसका नाम है तबाना एंटीलेनियाना। माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में है और यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है जबकि यह विषुवत रेखा पर है। तियानसेन यह दक्षिण मध्य एशिया में है यानी चीन में है और इसका सर्वोच्च चोटी जेनगिस चोकुसू। सुलेमान श्रेणी यह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर है और इसका सर्वोच्च चोटी तख्त सुलेमान है। जाग्रोस श्रेणी यह मध्य पूर्व ईरान में है। इसका सर्वोच्च चोटी देना जो वलित पर्वत है। पिरेनीज तो यह स्पेन फ्रांस सीमा पर है और इसका सर्वोच्च चोटी एनेटो है। कौन है, एनेटो। वासजेस फ्रांस जर्मनी सीमा पर सर्वोच्च चोटी ग्रांड बैलून जो भरनसोस्त पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, यह सर्वोच्च चोटी इसका फेल्डबर्ग है, यह भी भरनसोस्त पर्वत है। अलास्का श्रेणी यह यूएसए में है और कनाडा में है और इसका हाईएस्ट चोटी देनाली है और इसका नाम मैकिन्ले भी है जो वलित पर्वत है। कास्केड श्रेणी, वासाज श्रेणी तो यह वासाज कहाँ है, यूएसए में। इसका सर्वोच्च चोटी माउंट नेबो है और कास्केड श्रेणी यह भी यूएसए में, इसका सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर है। सियरा नेवादा
इसका सर्वोच्च चोटी माउंट ह्यूटिनी है जो ब्रह्मोस है, और बाल्कन पर्वत यह बाल्कन प्रायद्वीप है और यह यूरोप में है, और इसका हाईएस्ट चोटी वो टेव है। और एटलस तो यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, जिसका सर्वोच्च चोटी तुब काल जो वलित पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के महत्वपूर्ण पठार। तो इससे आगे अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग वायुमंडल शुरू कर देंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।